हेलो, वेलकम। कैसे हैं सब लोग? तो जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ है उसमें हमने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा आपको डिफरेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन से आप इसमें मुखातिब होंगे। और जो लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, फिज़िकल एज वेल एज़ इंडियन, उनके लिए ये सेशन बहुत इजी जाने वाला है, उनको बहुत मज़ा आने वाला है। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनको क्या करना है, सब से बैठ करके आप क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए और क्वेश्चन की जो है आप डिमांड देखिए कि एग्जैक्टली किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होते हैं। और फिर आप जब पढ़ेंगे जाके किसी भी मतलब किसी भी बुक से, लाइक सविंद्रा सिंह आप पढ़ते हैं या माजिद हुसैन पढ़ते हैं या इंग्लिश मीडियम जीसी लियोंग प्रेफर करते हैं, तो उसमें आपको फिर ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको कौन सी चीज़ें पॉइंट पे हाईलाइट करनी है। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को आज स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो जी, आप में से सबको पता है कि इंडिया के वो पूरा जो फीचर्स हैं, जैसे कि आपका उत्तरी, वो पूछा जाता है कि सबसे उत्तरतम और दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ दक्षिण वाले बिंदु को बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपको बताना है ये वाले पॉइंट को, जहाँ पे आपका ये बंगाली खाड़ी पूछा है, ये वाला हिंद महासागर एंड अरब, सॉरी, बंगाल की खाड़ी ये है। ओके, तो ये तीनों ही जहाँ पर मिल रहे हैं वो पॉइंट ऑब्वियसली बात है यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये बताना है कि क्या है यहाँ पे। तो यहाँ जो है आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इंदिरा पॉइंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो बता दूं मैं उनको, बिल्कुल गलत है। कन्याकुमारी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कन्याकुमारी ये जो तमिलनाडु के पास यहाँ पे एक जगह है, ये ही है जो ये तीनों स्पॉट को जो है मिलाती है, मिलते हैं यहाँ पे। इंदिरा पॉइंट तो भाई आपका अंडमान निकोबार में है, तो वहाँ आप कहीं नहीं जाइएगा इस तरफ, कन्याकुमारी तक ही रहिएगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दो तरह से क्वेश्चन यहाँ फिर फॉर्म होते हैं, तो फिर जो है वो कन्याकुमारी होता है ऑप्शन में। अगर सुदूरतम दक्षिण बिंदु पूछा जाए कि मतलब उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो फिर वो अंडमान निकोबार पे आपका इंदिरा पॉइंट आता है। लेकिन अगर भारत की भूमि में ही पूछा जाए कि भारत की भूमि में सबसे दक्षिण बिंदु है, तो वो कन्याकुमारी ही है। राइट, आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, आपको यहाँ मैप में इन्होंने दे रखा है, ये आपका केप कॉमोरिन भी है, ये कन्याकुमारी वाला, ये देखिएगा इसको। तो ये वो जगह है जहाँ पे तीनों आपके सागर, जो बड़े सीज हैं, वो आके यहाँ मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, एज आई टोल्ड यू। तो ये तमिलनाडु वाला बात भी याद रखिएगा। और बिल्कुल अंतिम छोर है ये इंडिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन होगा। देखते हैं ऑप्शन पहले। अध्यारोपित, पूर्ववर्ती, अवशिष्ट और परवर्ती। देखिए, ये सीमा जो है, इनका डिस्क्रिप्शन, इनका डेफिनेशन आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ रखी है तो इसको एक बार कहीं से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूंगी शॉर्ट में। अध्यारोपित वो होती है जो आपको प्राकृतिक तौर पे नहीं दी गई है पहले से, आप उसको बाहरी शक्तियाँ आकर के उसको इम्पोज, उसको मतलब उसको आप कह सकते हैं क्या करी है, लागू करी है उस चीज़ पे, उस क्षेत्र पे। ठीक है। पूर्ववर्ती क्या होती है कि भाई वो तो पहले से सीमा तय थी, बनी हुई थी, आपने सिर्फ उसको डिफाइन कर दिया, वो पूर्ववर्ती होती है। अवशिष्ट सीमा, जैसे कोई दो राज्य टूट करके अलग हुए और उसके बीच में आपको, आप समझ सकते हैं कि एक सीमा जो है वो बाकी रह गई, आप क्लियरली उसको देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ से ही अब बची हुई सीमा हमको मेंशन हो रही है। और इसी तरह से परवर्ती सीमा की भी आप जो है कंसेप्ट आप देखेंगे। यहाँ जो हमें क्वेश्चन देखना है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा पहले से निर्धारित नहीं थी, वो तो हमारे ही अंदर पाकिस्तान इंक्लूड था। इवन जो आपका बांग्लादेश वाला रीजन है, ये सब कुछ हमारे पास था। तो भारत और पाकिस्तान, क्योंकि बाद में उसको ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं, या जो भी रेड क्लिफ्स के उस पर हुआ था, उन्होंने डिसाइड किया था, तो उन्होंने अध्यारोपित की थी, उन्होंने हम पे भारत और पाकिस्तान पे मतलब इम्पोज की थी ना। तो ये अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है अपना इंडिया पाकिस्तान। देखिए, सीमा रेखा ये जो है सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज को बोलते हैं। एक उदाहरण है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। और बाह्य शक्ति कौन था? हमारे लिए ब्रिटेन था, जो 1947 में इसने हमको अध्यारोपित या सुपर इम्पोज करके और डिफाइन किया था। राइट, अगला क्वेश्चन जो है, देखने से पहले हमारे ऐप के बारे में देखिए। ये हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर जा करके सर्च करेंगे और आप इस तरह से पाएंगे और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा।
थर्ड क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो देखिए, म्यांमार आपको पता है कि जो वाला रीजन है पूरा, तो म्यांमार कहाँ पे है? ये वाला पूरा म्यांमार वाला रीजन है, ठीक है। ये पूरा म्यांमार का रीजन है। सॉरी, थोड़ा सा वो बन पा रहा है। अगले स्लाइड में आपको मैं मैप भी दिखा दूंगी। तो भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। भाई, जो लोग मैप में कच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड में जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश। आप देखिएगा कि वो अरुणाचल का लगभग हिस्सा जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, ये है आपका अरुणाचल, एज यू कैन सी ये अरुणाचल है, ठीक है। और ये नागालैंड, ये जो है आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, ठीक है। ये पूरा हिस्सा म्यांमार है, ये पूरा हिस्सा यहाँ तक। तो आप जब देखेंगे सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है? भाई, यहाँ से चालू हो रहा है, देखिए ये वाला इससे चालू हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। और नागालैंड इतू सी कर रहा है, और मणिपुर भी इतनी सी ही कर रहा है, ठीक है। और मिजोरम भी कर रहा है, लेकिन वो भी उतनी नहीं कर रहा है जितनी कि आप देखेंगे क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज आपका अरुणाचल जो है वो सबसे ज़्यादा। तो क्वेश्चन यही पूछा था कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन शेयर करता है। तो बाकी सब छोटू सी हैं, लेकिन अरुणाचल का सबसे ज़्यादा भाग स्पर्श करता है। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि म्यांमार से स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, नोट डाउन कर लीजिए या मैप में टिक कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसमें अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक सीमा जो है वो स्पर्श करा रहा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आप रट नहीं सकते। हमेशा ज्योग्राफी पढ़ने का एक सिद्धांत है, आप अपने साथ मैप लेके बैठे, और मैप में से ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस जो है वो मैं रिकमेंड करती हूँ। तो जब आप वो लेके बैठेंगे, देन आप उसके थ्रू ही इसको पढ़िए, देखिए। और एक बार में मैप कभी तैयार नहीं होता कि आपने सोचा आज तो मैं पूर्वोत्तर भारत के सारे वो देख लूँगा, कभी नहीं। बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं यहाँ पे, और यही एरिया सबसे ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये अलग पड़ोसी राज्यों से अलग अलग राज्य जो है हमारे वो टच करते हैं। तो क्वेश्चन भी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस की होती है अगर मैप से बनाएंगे, तो वो पूर्वोत्तर वाले राज्यों से ही बनाते हैं, ठीक है। बहुत हो गई बातें, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो मैं आप लोगों को समझाती ही रहूँगी। चौथा क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्राकृतिक प्रदेश पूछा है आपसे। जब आप भारत को पढ़ते हैं, सबसे पहला चैप्टर आपका भारत और प्राकृतिक प्रदेश वगैरह, तो आप देखते हैं कि उसमें 4 रीजन में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। किसी बुक में कहीं 5 भी दिया है, लेकिन जो सिद्धांतता है, या जो आप कह सकते हैं कि बहुत लोगों ने जिसको मान्य है जो हमारा विभाजन, डिवीजन, वो 4 ही है। कैसे? आपका एक तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक गया है। मान लीजिए ये एक भारत है, मान लीजिए, मैं भारत बना तो नहीं रही अभी, लेकिन आप मान लीजिए मोटा मोटा। तो ये वाला पूरा रीजन आपका उत्तर पर्वतीय हिमालय क्षेत्र। उसके बाद वाला आपका मैदान स्टार्ट होगा, देन आपका प्रायद्वीपीय भारत आएगा, ये वाला पार्ट। और ये फिर आपका चौथा होगा कोस्टल एरियाज, और जो छोटे छोटे आइलैंड्स बिखरे हुए हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, 1 2 3 और 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया है इंडिया। तो ये फिजिकल जो है डिवीजन था इसका। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये फिर ये विशाल मैदान जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला आप कह सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भाग भी आप यही देखेंगे सबसे ज़्यादा। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठारी भाग, आपका ये जो पूरा रीजन है ये। फिर ये जो कोस्टल एरियाज और द्वीप समूह हैं, ये आपके यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 थे, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पे आपको 6 भी मिलेगा। भारत को 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल होता है कि विवाद का विषय है। हाँ बिल्कुल, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा विवाद का विषय बनते हैं, क्योंकि 4 और 6 में ज़्यादातर बुक्स जो कहती हैं वो 4, और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से जाते हैं तो भाई उन्होंने बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन भी, डिवीजन भी कर रखा है, जिसके हिसाब से वो 6 हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल है? लोगों को इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सिंधु, गंगा, असम और मध्य भारत क्षेत्र में से कौन सा मरुस्थल है? देखिए, मध्य भारत में आपको पता है कि मैदानी इलाका है, ये मरुस्थल तो नहीं होगा। असम भी मरुस्थल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है इस पूरे रीजन में, तो मरुस्थल कैसे बनेगा? ठीक है, मरुस्थल का मतलब ही है कि वहाँ पे वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर से कम हो। तो गंगा क्षेत्र जो है वो भी आप देखेंगे पूरा उपजाऊ वाला रीजन है, वहाँ नहीं है।
सिंधु जो ओरिजिन होती है तिब्बत में मानसरोवर से और जम्मू कश्मीर और इस तरफ से होते हुए जो पूरा रीजन जाके खंबात की खाड़ी में गिरती है, वहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात और ये वाला रीजन यहीं पे पड़ेगा आपका सिंधु वाले क्षेत्र में। तो इसलिए हम जो है इसको ही मरुस्थल क्षेत्र बोलते हैं, सिंधु के क्षेत्र को। इसके आसपास का हिस्सा जहाँ पे सिंधु का वो नहीं जा पाता, उसका जो तराई वाला रीजन है और बारिश भी क्योंकि इधर पे नहीं जा रही है, ये ही मरुस्थल का भाग है। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जो कि आपको पता है राजस्थान में है, ठीक है। और तो ये पूरा राजस्थान राज्य और पाकिस्तान तक विस्तारित है, ध्यान दीजिएगा। और ये पूरा रीजन सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है, सिंधु वाले क्षेत्र में ही ये पूरा आपका मरुस्थलीय भाग आएगा। ओके, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे गलती करने का तो कोई गुंजाइश नहीं है। उत्तराखंड तो भाई बिल्कुल है, मतलब दोनों हाथों से उत्तराखंड आप जानते हैं कि है। सेकेंड ऑप्शन पढ़ते ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको अगले ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी पहाड़ी इलाका नहीं है, ठीक है। अगर हम आज से कुछ साल पहले की बात करते हैं, 2006 में जब इसका डिवीज़न हुआ है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्य बना दिए गए थे। हाँ, अगर उससे पहले की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी हिमालयी क्षेत्र कहलाता, पर्वतीय क्षेत्र कहलाता, बट क्योंकि हमने अलग कर दिया, जो पहाड़ी इलाका था उसको उत्तराखंड बोल दिया और जो मैदानी भाग था उसको उत्तर प्रदेश बना दिया। ये सारी कहानियाँ सबने पढ़ रखी होंगी। ये देख लीजिए पूरा हिमालय वाला पूरा, ये जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल एंड देन उत्तराखंड, नेपाल। अच्छा, जो भारत के बाहर है वो भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया इसमें, नेपाल, असम, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। ये हिमालय का जब 2 तरीके से डिवीज़न पढ़ते हैं, एक तो क्षेत्रीय डिवीज़न और दूसरा जो है हिमालय के फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसे वो ट्रांस वाला और लघु वाले। लेकिन ये जो है क्षेत्रीय डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जैसे पहला वाला पंजाब, दूसरा आप देखेंगे कुमायूं, ठीक है, तीसरा आपका नेपाल, चौथा असम और पांचवा नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। ये क्षेत्रीय रीजन, और हमें दोनों तरीके से पढ़ना होता है, कोई एक भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ने जाते हैं तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो है, ध्यान दीजिएगा, ये ही एक पर्वतमाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट 2 राज्यों में जो है, 2 से 3 लगभग राज्यों को टच करती हुई जाती है। यहाँ जो ऑप्शन के हिसाब से हम जाएंगे तो तमिलनाडु इसका सही ऑप्शन है, इसका सही आंसर है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की थोड़ी थोड़ी बाउंड्री पे है, यहाँ पे इस पूरी बाउंड्री पे ये शेयर करती है, ठीक है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। आप जैसे कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखिए ये नीलगिरी ये दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका नीलगिरी है, ठीक है। तो ये आपका केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया और ये तमिलनाडु हो गया, ठीक है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पढ़ते हैं, चलिए। पहला ऑप्शन है चांगला, जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा है रोहतांग, हिमाचल, तीसरा बोमडीला और चौथा सेला, उत्तराखंड। तो देखिए चांगला जम्मू कश्मीर में है, सही है। रोहतांग जो है वो हिमाचल में है, बिल्कुल सही है, बहुत से लोग गए भी होंगे घूमने। और बोमडीला जो है वो अरुणाचल में है, ये भी सबको पता है, बिल्कुल सही है। सेला जो है वो उत्तराखंड में नहीं है, ये भी जो है आपका अरुणाचल में है, तो ये सेला आपका गलत हो जाएगा, ओके। ये देखिए आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको दर्रे वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करिएगा, बार बार मैं आपसे कहती हूँ। अगेन अगला क्वेश्चन जो है वो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो भाई देखिए चैनल क्या होता है, वाटर बॉडीज़ होती है, 2 वाटर बॉडीज़, जब कोई वाटर बॉडी 2 स्थल क्षेत्र को, ठीक है, वो अलग करती है तो वहाँ पे वो हम उसको चैनल बोलते हैं। तो वो चैनल जो है अलग अलग यहाँ पे जो होके गुजरे हैं, उसके हिसाब से यहाँ 10 डिग्री चैनल आपसे पूछ रहा है कि वो 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, किसको अलग करता है। तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। जब आप मैप खोल के देखेंगे तो वहाँ आपको 10 डिग्री चैनल दिखाई देगा, बिल्कुल अंडमान और निकोबार के बीच में से होता हुआ, ऐसे अंडमान होगा और ऐसे निकोबार होगा, और ये होगा आपका 10 डिग्री चैनल, ओके। सो ये आपका जो है एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब देखिए ये भी पूछता है अंडमान की भी, क्योंकि हमने पार्ट कर रखे हैं। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो बिल्कुल अंडमान और निकोबार ऑप्शन से हट के अंडमान का भी आपको पार्ट दे देगा कौन सा। तो देखिए लघु वाला अंडमान द्वीप को कार निकोबार से अलग करता है, ध्यान दीजिएगा। लघु अंडमान जो सबसे अंडमान का दक्षिण छोर है
उसको निकोबार की सबसे उत्तरी छोर, जिसको हम कार निकोबार बोलते हैं, उससे अलग करता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कौन है भाई? यूपी वाले कैंडिडेट्स ध्यान दें, बार बार आपके लिए ये क्वेश्चन रखा रहता है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, 8 राज्य हैं टोटल जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है केंद्र शासित भी है, जो कि दिल्ली है। अब देखिए, पंजाब सबको पता है, पंजाब तो नहीं है। राजस्थान भी नहीं है। छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो हाँ, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे राजस्थान कैसे नहीं है भाई? राजस्थान वाकई नहीं है। पंजाब भी नहीं है, क्योंकि पहले चंडीगढ़ आ जाता है। अगर चंडीगढ़ ऑप्शन में होता तो फिर हम लगा देते। तो तीसरा और चौथा यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है। आई थिंक राजस्थान का पार्ट कुछ है, कवर करता है जैसे। तो यहाँ पे उस हिसाब से हम अगर जाएंगे तो देखिए 2, 3 और 4 को हम सही लगा देंगे। बी, ऑप्शन नंबर बी। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कहाँ गलती हो रही है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कुल 8 राज्य हैं एवं केंद्र शासित एक है, जैसे कि दिल्ली मैंने आपको बताया था। अच्छा देखिए, राजस्थान, ओके, राजस्थान बिल्कुल क्लियरली जो है वो टच कर रहा है। सॉरी, दिस इज़ माई मिस्टेक। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैप लेके बैठिएगा। हिमाचल तो आपको पता है कि थोड़ा सा बिल्कुल टच कर रहा है। ठीक है, ओके, हिमाचल यहाँ देखिए आपको कितना क्लियरली थोड़ा सा ही टच कर रहा है। अच्छा, उत्तराखंड तो है ही, क्योंकि बताया है कि हमसे अलग हुआ ही है ये। उसके बाद जो है ये हरियाणा और, हाँ, हरियाणा टच कर रहा है इससे। ठीक है, देन दिल्ली और देन राजस्थान, एमपी, इधर से आएंगे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, और इधर पे बिहार। तो ये क्या हो गए आपके 8 राज्य हो गए। ठीक है, सीक्वेंस वाइज याद रखना हो या रटने की कोशिश मैं चाहूँगी कि ना करिए, एक बार मैप लेके ही बैठिएगा, वरना मेरी जैसी गलती आपसे भी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही था, 2, 3 और 4। पंजाब उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती नहीं है, क्योंकि बीच में चंडीगढ़ और वो हरियाणा वाला पूरा रीजन आ जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संथाल निवासी हैं। अब देखिए, संथाल विद्रोह अगर आप जाएंगे उधर पे 1857 के पहले जो विद्रोह थे, उनमें से संथाल विद्रोह भी हुआ था। तो आपको पता है संथाल बेसिकली एक जनजाति है। तो ये कहाँ की जनजाति है ये पूछ रहा है आपसे। संथाल जब आप पढ़िएगा तो पूर्वी भारत में संथाल आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, संथाल जनजाति भारत की बड़ी और मुख्य जनजातियों में से एक है। इनका निवास पूर्वी भारत के राज्यों, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के साथ त्रिपुरा में है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व है वो कौन बंदे थे, 2 बंदे जो कर रहे थे। और बहुत से लोग पढ़ भी चुके होंगे हिस्ट्री। तो मुझे आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता भी है तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। थोड़ी सी टाइपिंग करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। फंस गए, क्योंकि अभी तक तो हम धौली गंगा, अलकनंदा ये सब पढ़ रहे थे, लेकिन अभी ये बताना है कि ये पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी किसकी है भाई। तो अगर आप उत्तराखंड वाला जब आप नदी खोल के बैठेंगे देखेंगे, काली नदी की सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा। ठीक है भाई, ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो आप पहले रिवर याद करिए, रिवर सिस्टम, उसके बाद उनकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज की भी ट्रिब्यूटरी, जैसे 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 आपको एक उदाहरण देती हूँ। गंगा की ट्रिब्यूटरी है यमुना। ठीक है, यहाँ से गंगा फ्लो कर रही थी, यमुना यहाँ से आके मिली। ठीक है, यमुना यहाँ से आके मिली। अब जो है यमुना में आकर के बेतवा, सिंध और केन जो है वो यहाँ से मिल रही हैं, चंबल वगैरह, ये चंबल अम्बल, ये तो यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और चंबल, सिंध, ये सब जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। तो क्या हो गया भाई, ये लोग डायरेक्ट पानी अपना गंगा में नहीं ले जा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है बाद में जाकर के गंगा में ही इनका पानी जा रहा है। लेकिन कहा जाएगा वो उन्हें किसकी ट्रिब्यूटरी, यमुना की, ना कि गंगा की। तो ये चीज़ें बड़ा जो है दर्द देती हैं जीवन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है ध्यान देना पड़ता है। तो पूर्वी धौली गंगा नदी काली की सहायक नदी है, जो कि लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। और इसकी जो और सहायक नदियां हैं देखिए, गोरी, कुथु, जंगती, सरजू, लोहावती और सिंधिया, सॉरी, लधिया। ठीक है, अभी तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आए हैं, लेकिन अब क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, आपको हमेशा बड़ी रिवर्स की ही सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। तो आप थोड़ा सा शिफ्ट करिए, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज भी देखना शुरू कर दीजिए फॉर सेफर साइड। ओके,
अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में से होकर के बहती है? इससे पहले वाले चैप्टर्स में आपको जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ नदियां जो है वो पहले से ही भ्रंश घाटी, जिसको विभ्रंश घाटी भी बोलते हैं, उसमें से होकर के बहती हैं, जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। ये हम डिस्कस कर चुके थे। पहले के सेशन नहीं देखे आपने तो जा करके उसको प्लेलिस्ट में से ढूंढ के प्लीज़ देख लीजिएगा। तो विभ्रंश घाटी में से आपको पता है नर्मदा, ताप्ती, सोन और इस तरह की नदियाँ जो सोन नहीं, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती, लूनी, हाँ, तो ये जो है वो विभ्रंश घाटी में से होके बह रही थी। तो यहाँ जो ऑप्शन आप देखेंगे कावेरी, यमुना, सोन और ताप्ती, आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ताप्ती ही जो है उन नदियों में से एक है जो विभ्रंश घाटी से जा रही है और एस्चुरी बना रही है, ना कि डेल्टा। ओके, तो ये आप देख लीजिए कि ताप्ती निकलती कहाँ से है। मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकल रही है और एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में से विस्तृत है। फिर पश्चिम की ओर बहते हुए ये अरब सागर में गिरती है। तो यानी कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये हमारे ऐप पे चल रहे कुछ कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन है। आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके। इस समय आपको 50% डिस्काउंट भी जो है वो दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए जी, पहले अपना मुद्दा है नहीं पे मार्क कर लेते हैं बड़ा सा। अब आप देखिए, पहला है शिव समुद्रम कावेरी, बिल्कुल सही। ये शिव समुद्रम जो है वो कावेरी पे ही है। जलप्रपात बताने हैं आपको कि किस नदी पे कौन सा जलप्रपात है, और जो गलत मेंशन है वो बताना है। चूली या जलप्रपात जो है वो चंबल में है, बिल्कुल सही। जोग जो है वो कृष्णा पे नहीं है। जोग या गरसोपा भी जिसको बोलते हैं वो कृष्णा पे नहीं है, ये गलत है। धुआंधार जो है वो नर्मदा पे है, ठीक है। तो जोग का देखते हैं, चंबल पे है ये, जोग शरावती पे है, हाँ। शिव समुद्रम कावेरी, चूलिया चंबल, जोग प्रपात शरावती और धुआंधार नर्मदा, ये जो है इसका सही इसका एक्सप्लेनेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। 15वां क्वेश्चन में बताना है आपको कि कयाल क्या है। कयाल हो सकता है किसी के लिए ये शब्द बिल्कुल नया हो, तो बता दूं मैं आपको, तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन का पठार और केरल के लेगून। तो कयाल जो बोलते हैं वो केरला में जो लेगून लेक्स बनी हुई हैं उनको कयाल बोलते हैं। अच्छा, लेगून लेक्स कैसे बनती हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से उसको एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लीजिएगा जाके, लेगून झील कैसे बनती है, ठीक है। केरल स्थित लेगून झीलों को हम कयाल से जानते हैं। यहाँ कई कयाल पाए जाते हैं, जैसे पुन्नामाद कयाल, अष्टमुदी, वेम्बानद, ठीक है, ये सब के सब कयाल हैं। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है वो क्या है? अब आप क्षेत्र ध्यान से पढ़िएगा। पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र और मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश और विदर्भ। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो लोग पढ़ते रहते हैं मॉनसून वाला चैप्टर, उनको पता है कि भैया पश्चिमी घाट में तो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जब मॉनसून आता है तो वो उसी से आता है, पश्चिमी वाले रीजन से, ठीक है। उसके बाद हिमाचल क्षेत्र में भी होती है, क्योंकि पहाड़ी रीजन है, पहाड़ों से टकरा के। और मेघालय में तो अल्टीमेटली होती है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चेरापूंजी जो है, बीच में मासन राम हो गया था, लेकिन दोबारा का जो डेटा है उसमें उसके हिसाब से चेरापूंजी अगेन आपका वो स्थल हो गया जहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही स्टार्टिंग होती है इसकी, तो ध्यान रखिएगा।